नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी चुनाव की। यूपी में योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह अभी तक ऑफलाइन प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन आज पीएम नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक रूप से ऑनलाइन प्रचार शुरू कर दिया। आज पीएम मोदी ने एक बार में भी हजारों लोगों को संबोधित किया। 50,000 से ज्यादा लोगों ने पीएम मोदी का संबोधन वर्चुअल प्रसारण में देखा। तुलना की जाए तो किसी भी ऑफलाइन रैली में इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद नहीं हो सकते थे। तो आज हम खबरदार में बीजेपी की इसी वर्चुअल शक्ति का विश्लेषण करेंगे। कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 के लिए देश का आम बजट पेश करेंगी। 5 राज्यों में चुनाव है, इसीलिए इस बार का आम बजट बेहद खास रह सकता है। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार की तरफ देख रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष को जवाब देने का सरकार के पास यह अच्छा मौका है। बजट से पहले आए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी इस बात का इशारा कर रही है। लेकिन वास्तव में कल आने वाला बजट आपके लिए कैसा हो सकता है, खबरदार में हम इसका विश्लेषण करेंगे। शुरुआत चुनावों से। 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा के बाद से ही पारंपरिक रैलियों पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन डिजिटल रैलियों पर पूरी छूट है। वर्चुअल तरीकों से पार्टियां लोगों से संपर्क कर रही हैं। आज इस डिजिटल ताकत का एक बड़ा उदाहरण तब मिला जब पीएम मोदी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। एक ही जगह पर मौजूद रहकर उन्होंने पश्चिमी यूपी की 21 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को संबोधित किया। इन 21 विधानसभा क्षेत्रों में 5 जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और गौतम बुद्ध नगर के लोग पीएम मोदी के साथ वर्चुअल तरीके से जुड़े। पीएम मोदी ने यूपी सरकार के कामकाज और गुड गवर्नेंस वाली छवि को लोगों तक पहुंचाया। साथ ही पिछली सरकार में हुए दंगों और माफिया राज की याद भी दिलाई। प्रत्येक मतदाता का भी मैं आदरपूर्वक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये वो धरती है। डिजिटल युग में चुनाव प्रचार करना उनके लिए चुनौती है जिनके पास साधन नहीं, लेकिन जिनके पास साधन और प्लानिंग दोनों है, वो एक जगह से सैकड़ों लोगों तक पहुंच बनाकर विरोधियों को बड़ी आसानी से धोबी पछाड़ दे रहे हैं। आज जन चौपाल लगाकर पीएम मोदी ने अपने चुनावी अभियान के पहले ही दिन विरोधियों के माथे पर शिकल ला दी। 5 जिलों की 21 विधानसभा क्षेत्रों के 49,000 लोगों ने पीएम की वर्चुअल रैली में हिस्सा लिया। 21 विधानसभा क्षेत्रों के 98 जगहों पर वर्चुअल प्रसारण की व्यवस्था की गई थी और प्रसारण से पहले 30 लाख लोगों को मोबाइल पर वर्चुअली जुड़ने के लिए लिंक भी भेजा गया था। यानी एक साथ लाखों लोगों तक पहुंचने का प्रबंध पहले ही चुनावी रैली में कर दिया गया। और जब इतने बड़े पैमाने पर यूपी में चुनावी घमासान की शुरुआत करनी थी, तो पीएम ने अखिलेश और जयंत के गठबंधन पर कमल और रोटी के गठबंधन से वार किए। जिसने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था। कमल के फूल और रोटी ने हमेशा देश को बांटने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कमल और रोटी इस संकट के काल में गरीब के घर में रोटी बने, इसका पूरा प्रबंध किया और आज हम आपके पास कमल लेकर के आए हैं। बीजेपी के मुख्य एजेंडे में पश्चिमी यूपी है। पिछली बार 139 में से 109 सीटें यहां उन्होंने जीती थी, इसलिए पूरी बीजेपी इस क्षेत्र को पाने के लिए टूट पड़ी। जिस तरह से गृह मंत्री ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत पश्चिमी यूपी से की थी, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री ने भी प्रचार की शुरुआत पश्चिमी यूपी से ही की और संबोधन में बीजेपी के एक सूत्रीय एजेंडे पर चले, और वो एजेंडा था दबंग और दंगाई। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। जो माफिया और गुंडे खुद को कानून से भी बड़ा मानते थे, यूपी की भाजपा सरकार ने उन्हें कानून का मतलब समझा दिया है। और इसलिए आज चुनाव के इस माहौल में जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे ना, वो अवसर की तलाश में कैसे भी करके उनको सत्ता में वापस आना है। समाजवादी पार्टी की सरकार पर माफियाओं को संरक्षण दिए जाने का आरोप
यूपी के जख्मों का वो दाग है जिसको दिखाने में बीजेपी पीछे नहीं हट रही और उसे मिटाने के लिए समाजवादी पार्टी आगे नहीं आ पा रही। अखिलेश जी, बार बार माफिया राज को लेके आपको अटैक किया जाता है। अमित शाह ने भी आपको चुनौती दी है, इस पे क्या कहेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उनके जो मुख्यमंत्री थे उन पे कितने मुकदमे थे, उनके डिप्टी सीएम पर कितने मुकदमे थे। अगर दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के अगर हम मुकदमे देख लें तो इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है जितने इन पे दोनों पे मुकदमे थे। देश के सभी राजनेता समझते हैं कि चुनावों के दौरान मतदाताओं की भावनाओं में उबाल होना बहुत जरूरी है। अब चाहे वो देशभक्ति का उबाल हो, भ्रष्टाचार के प्रति घृणा का उबाल हो या फिर गुंडा राज में पलायन होने से उपजा उबाल। इस गणित को समझते हुए आज पीएम मोदी ने वही मुद्दा उठाया जो गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना में उठाया था, पलायन और सुरक्षा का। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी, उत्सव। 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा, ये समाजवाद का प्रतीक था। किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। पश्चिमी यूपी के चुनाव में जातीय समीकरण से ज्यादा प्रभावी फिलहाल किसान और गैर किसान समीकरण। इसी रणनीति पर अखिलेश और जयंत चल रहे हैं और किसानों को अपने सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हथियार के खिलाफ बड़ा प्रहार पीएम मोदी ने किया। हमारा लक्ष्य था कि किसान को मिलने वाली सरकारी मदद में लूट बंद हो, कटकी बंद हो, बेईमानी बंद हो। यूपी के छोटे किसानों के बैंक अकाउंट में सीधी मदद मिले और मेरा ये पक्का विश्वास है अब समय आ गया है, हमें छोटे किसानों की ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। अगर अपराधी, दंगा, इन सवालों का नहीं है। सवाल यह है क्या नौजवान को रोजगार नौकरी देंगे? जो वादा किया था आपने किसान की आय दोगुनी की, क्या आय दोगुनी करेंगे? आज पेट्रोल 100 से पार हो गया, डीजल महंगा है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि उनके सपने में श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि आएगी तो सपाई। इस बयान पर आज पीएम मोदी ने चुटकी ली। वो बोले कि सपने उसे आते हैं जो सोया रहता है। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी को नकली समाजवादी बताया। मैं कभी कभी सुनता हूं कुछ लोगों को सपने आते हैं। आप सबको मालूम है सपने किसको आते हैं भाई? जो सोता रहता है ना, उसको सपने आते हैं। जो जागता है वो संकल्प लेता है। एक तरफ भाजपा है जिसके पास विकास का स्पष्ट विजन है, वहीं दूसरी तरफ अहंकार से भरे, समाज को तोड़ने वाले, किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं। और ये है कौन? नकली समाजवादी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यूपी में एक्सप्रेसवे बनाए जाने की उपलब्धियों को चमकाया, फिर मेट्रो, एयरपोर्ट के नाम पर समाजवादी पार्टी को पत्थर टांगने वाली सरकार भी बताया। 2017 से पहले जो सरकार थी वो कागजों पर आधी अधूरी परियोजनाएं बनाने और उनके शिलान्यास में माहिर थी। पत्थर टांग दो बस। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है उसे देखते हुए इलेक्शन कमीशन बड़ी रैलियों की छूट नहीं दे रहा। ऐसे में वर्चुअल रैली लोगों तक पहुंचने का बड़ा माध्यम है और इसमें बीजेपी बाकी पार्टियों के मुकाबले काफी आगे है। इसकी झलक आज भी नजर आई। 98 एलईडी वैन्स का 21 विधानसभा में उनमें जाना, जहां चुनाव है उन पश्चिमी यूपी के 5 जिलों में जाना, और पर एलईडी वैन अगर 500
लोग बैठते हैं तो आप मान के चलिए प्रधानमंत्री केवल 5 जिलों में 50,000 से ज्यादा लोगों से एक समय पर जुड़ेंगे। उसके अलावा इस तरह के वर्चुअल रूम्स और यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक का सहारा। अब देखना है इस वर्चुअल वॉर में बीजेपी को क्या अन्य दल परास्त कर पाते हैं या बीजेपी इसमें वॉक ओवर हासिल करती है। इस बार यूपी चुनावों का द्वंद्व केवल 2 पार्टियों के बीच ही नजर आ रहा है, जिसमें एक सत्ताधारी बीजेपी है जो अपने कार्यकाल में एकदम टाइट सिक्योरिटी देने की उपलब्धि भुनाने की कोशिश में है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है जो सुरक्षा और माफिया राज जैसे सवालों पर किसानों के मुद्दों का हल चला रही है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव और करहल से श्रेया के साथ आज तक ब्यूरो। 10 फरवरी से 5 राज्यों के चुनावों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटल तरीके से मतदाता तक पहुंचना। जैसे आज पीएम मोदी ने एक बार में ही हजारों लोगों तक अपनी वर्चुअल पहुंच बनाई, ठीक ऐसे ही सोशल मीडिया के जरिए नेता ऐसा कर सकते हैं। वर्चुअल शक्ति के मामले में कौन सी पार्टी कितनी दमदार है, इन सवालों के जवाब सोशल मीडिया पर पार्टियों के फॉलोअर्स और उनकी रीच को स्टडी करके ढूंढा जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पार्टियों की मौजूदगी का आकलन करें तो पाएंगे कि सोशल मीडिया के जरिए अपने विरोधियों के खिलाफ माहौल बनाने और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के संसाधन बीजेपी के पास ज्यादा है। कांग्रेस इसमें काफी पीछे है। बीजेपी के फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को देखिए तो ट्विटर पर 1.74 करोड़ हैं, इंस्टाग्राम पर 42 लाख हैं, फेसबुक पर 1.58 लाख, यूट्यूब पर 40 लाख। कांग्रेस के फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स ट्विटर पर 84 लाख, इंस्टाग्राम पर 10 लाख, फेसबुक पर 57,62,000 और यूट्यूब पर 17 लाख। 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन अगर केवल उत्तर प्रदेश को देखें तो सोशल मीडिया वाली शक्ति की पिक्चर साफ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में पार्टियों के अलग अकाउंट्स हैं। यूपी बीजेपी का जो अकाउंट है उसमें ट्विटर पर 29 लाख फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम 78,000 है, फेसबुक 49,14,000। कांग्रेस का ट्विटर 4,06,000, इंस्टाग्राम 1,01,000, फेसबुक 6,04,000। समाजवादी पार्टी का ट्विटर 28,38,000, फेसबुक 24,73,000 फॉलोअर्स, यूट्यूब 2,35,000 फॉलोअर्स। बहुजन समाज पार्टी ट्विटर पर 2,42,000 फॉलोअर्स के साथ है, फेसबुक पर उसके 12,000 फॉलोअर्स हैं। आम आदमी पार्टी के ट्विटर पर 8,01,000 फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 2,07,000, फेसबुक पर 8,72,000। यानी जब तक चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को सामान्य रैलियां करने की अनुमति नहीं देता, तब तक उन्हें अपनी वर्चुअल ताकत मजबूत करनी होगी, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वो बड़ी आबादी को कवर कर सकते हैं। आने वाले समय में वर्चुअल रैलियों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने आज भी बड़ी रैली की इजाजत नहीं दी। आज इलेक्शन कमीशन की एक और समीक्षा बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि फिलहाल रैलियों या रोड शो की इजाजत नहीं मिल सकती। हालांकि आयोग की पिछली बैठक में कहा गया था कि पहले और दूसरे चरण के लिए रैलियों की इजाजत दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हां, इतना जरूर हुआ कि प्रचार के लिए पार्टियों को मिलने वाली ढील थोड़ी सी बढ़ाई गई। जैसे राजनीतिक पार्टियों को छोटी जनसभाओं की इजाजत दी गई थी, जिसमें अधिकतम 500 लोग आ सकते थे, अब यह संख्या 1,000 कर दी गई है। डोर टू डोर कैंपेन में अब 10 की जगह 20 लोगों को साथ रहने की अनुमति है। इसके अलावा इंडोर सभाओं में पहले 300 लोगों की अनुमति थी, अब यह संख्या 500 कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज से यूपी में चुनाव प्रचार के ऑनलाइन अभियान की शुरुआत कर दी, लेकिन मुद्दे वही उठाए जो ऑफलाइन प्रचार में बीजेपी उठाती रही है। आज अखिलेश यादव ने भी अपने गढ़ करहल से नामांकन दाखिल कर दिया। जैसे जैसे पहले चरण का चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी बयानबाजी तीखी होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को दंगों के दाग दिखा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी इसका जवाब किसानों के मुद्दे उठाकर दे रही है। चुनावों में सत्ताधारी पार्टी अपने कामकाज के नाम पर वोट की पुकार लगाती है, लेकिन यूपी चुनाव में इस बार लोगों को 2013 और 2017 के बीच का डर याद दिलाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर निर्दोष हिंदू भी मारे गए, उनसे मुकदमे भी दर्ज किए गए, और जब उन मुकदमों को हमारी सरकार ने खारिज किया कि नहीं, ये सब फर्जी हैं, असली अपराधी तो दूसरे हैं, इन अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए, तब उनको बुरा लगता है। योगी हो, अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी, सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए दंगों और गुंडों को याद दिला रहे हैं।
फिर से अगर वोट देने में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। अब चाहे प्रचार उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में हो या फिर वर्चुअली ही क्यों ना हो, बात मुजफ्फरनगर दंगों की हो ही रही। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। टोपी के लाल रंग को, ये लाल रंग से घबराहट है इनको। लाल रंग केवल टोपी का सवाल नहीं है। हमारा, आपका, हम किसी भी जाति धर्म के हों, हमारा सबका खून लाल है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी लाल टोपी के बहाने भेदभाव की राजनीति करना चाहती है? लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग लगातार किसानों की आय दोगुनी का सवाल पूछेंगे, महंगाई का सवाल पूछेंगे। यूपी के जाटलैंड में जीत के लिए बीजेपी के पास दंगों वाला ट्रम्प कार्ड, इसीलिए इसका इस्तेमाल बार-बार हर बार किया जा रहा है। और ये इनकी दोस्ती टूटती नहीं है। तुम जेल के अंदर निभाओ, हम बाहर निभाते हैं। ये इनका हाल है। 2017 में भी बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगों के नाम पर चुनाव लड़ा और सीटें भी जीती। उसी जीत का स्वाद चखने के लिए फिर चुनावी दाल में तड़का लगाया जा रहा है। तो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास कर से, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। हम पुष्प वर्षा जरूर करवाएंगे। योगी आदित्यनाथ गुंडों पर बुलडोजर चलाने वाली छवि को जनता के आगे रख रहे हैं। वो एक मजबूत और सुरक्षा देने वाली सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अखिलेश और जयंत की जोड़ी पर निशाना लगाया। दोनों लोग लगातार इसी तरह से संकल्प करते रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटाना ले। हालांकि आज करहल से अपना नामांकन भरने के बाद जब अखिलेश बाहर आए तो उन्होंने जोड़ी वाले सवाल का बेजोड़ जवाब दिया। कि जो अलायंस पार्टनर है जयंत चौधरी, उनको बार बार अटैक किए जा रहे हैं और उनको बच्चा भी कहा उन्होंने, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गठबंधन के लोग एक साथ हैं और जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन है वो इसलिए गठबंधन है कि इनको आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाएगा। योगी कहीं भी प्रचार करें, उनके भाषण कुछ शब्दों के इर्द गिर्द बुने जाते हैं, जिसमें पलायन, दंगा, हिंदू, माफिया राज, गुंडा राज और तमंचावादी जैसे शब्द हैं। समाजवादी पार्टी को तमंचावादी पार्टी बताने का एक फॉर्मूला भी उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी मिलाकर बनते हैं तमंचावादी। सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे, ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी ही है, वही करेंगे और इनका उपचार भी एक ही है और उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। कुल मिलाकर यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश को केंद्र में रखकर बीजेपी ने मोर्चाबंदी की है। यही वजह है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से अखिलेश मैदान में उतर रहे हैं, वहां से बीजेपी ने अपने केंद्रीय कानून राज्य मंत्री MP सिंह बघेल को मैदान में उतार दिया है। देखिए, नाम किसका है? भारतीय जनता पार्टी जिस भी प्रत्याशी को उतारेगी वो ऐतिहासिक वोटों से हारेगी। अगर समाजवादी पार्टी ने अपना नंबर 1 आदमी यहाँ पर लड़े हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोचा होगा। मैं कार्यकर्ता और संगठन की ताकत के बल पर अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, अपने गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सबके बूथ से लेके जो राष्ट्रीय है उनके माध्यम से हम ये चुनाव लड़ेंगे।
वैसे तो मैनपुरी और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और करहल में तो समाजवादी पार्टी की तूती बोलती है। और इसकी वजह यह है कि करहल में करीब 3,71,000 मतदाता हैं, जिसमें करीब 1,44,000 मतदाता यादव समाज से हैं। बीजेपी अखिलेश के लिए जीत मुश्किल बनाने की कोशिश में है। दरअसल एसपी सिंह बघेल कभी मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा में तैनात थे और पहली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से विधायक भी बने थे, इसलिए उस इलाके में उनकी पकड़ भी कमजोर नहीं है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव की लड़ाई चुनौतीपूर्ण बना रही है, इसीलिए अखिलेश के नामांकन से पहले इस सीट से बीजेपी कैंडिडेट के नाम की घोषणा नहीं की गई थी। अब देखना यह है कि ये दांव किसको फायदा पहुंचाता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, करहल से श्रेया चैटर्जी के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। कल यानी 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 के लिए देश का आम बजट पेश करेंगी। इस बार का आम बजट बेहद खास रहने वाला है क्योंकि देश के 5 राज्यों में चुनाव है। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार की तरफ देख रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष की राजनीति को जवाब देने का सरकार के पास ये मौका हो सकता है, लेकिन उससे पहले आज आई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी समझ लेते हैं, जो इस बात का संकेत देती है कि कोरोना महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी धीमी गति से चल रही थी वो अब टॉप गियर में रफ्तार पकड़ सकती है। और ये अनुमान सिर्फ इस बार के आर्थिक सर्वे में ही नहीं लगाया गया है, बल्कि दुनिया के बड़े संगठनों की रिपोर्ट्स भी इसी बात का इशारा करती हैं। आर्थिक सर्वे 2021-22 में कहा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2022 में 9.2% की ग्रोथ के बाद अगले वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी 8 से 8.5% रह सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने इस वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9% रहने का अनुमान जताया है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के बीच भारत के ये आंकड़े दुनिया की किसी अर्थव्यवस्था के मुकाबले बहुत मजबूत हैं। सर्वे में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 3.9% रहेगी। इस वित्त वर्ष में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.8% और सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 8.2% रहने का अनुमान है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बढ़ोतरी दर 10.7% रहने की उम्मीद है। पिछले 6 वर्षों में भारत में स्टार्टअप्स की संख्या दोगुनी हुई। वित्त वर्ष 2016-17 में देश में केवल 733 स्टार्टअप्स थे, जो वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़कर 14,000 से ज्यादा हो गए, यानी देश में व्यापार करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। हालांकि महंगाई में बढ़ोतरी देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव के मौसम में सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। आज हमने बजट से जुड़े कुछ जरूरी सवालों को आसान भाषा में जानने के लिए देश के अर्थशास्त्रियों से बात की है। इससे आपको बजट के कुछ संकेत मिल सकते हैं। इस वर्ष जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 9.2% होने वाला है, 9.2% होने वाला है। और क्योंकि सब जो हमें आधार बनाना है, हमें नींव के ईंट डालने थे जिसके द्वारा आगे के समय भी हम लोगों का ग्रोथ रेट अच्छा रहे, वो भी माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े कुशलता से किया है। और अब अनुमान है, और सिर्फ ये इकोनॉमिक सर्वे का अनुमान नहीं है, आप अगर वर्ल्ड बैंक को देख लें, आईएमएफ को देख लें, सबका अनुमान है कि हमारा देश ही है जो सबसे तेजी से बढ़ेगा, सबसे तेज रफ्तार से बढ़ेगा। और इसलिए ये 8 और 8.5% के बीच में हम लोगों की ग्रोथ रेट होगी। और जब इस प्रकार से हम लोगों का ग्रोथ होगा तब रोजगार भी बहुत अच्छी तरीके से उनका उत्पादन होगा, उनका सृजन होगा। और महंगाई पे तो हम लोग लगाम लगाते ही आए हैं, उस पे भी हमारा काबू होगा, उस पे भी हमारा कंट्रोल होगा। तो इसलिए अब अगर हम लोग आगे की तरफ देखें, पीछे की तरफ न देखें, मतलब रियर व्यू मिरर से न देखें, विंडशील्ड से अगर देखें और भविष्य की ओर देखें, तो इसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से संभाल कर हम लोगों ने अब तैयार करा दिया है कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। देखिए, जब रियर व्यू मिरर के तो चकनाचूर हो गया है, अब विंडशील्ड में क्रैक्स आ गए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि महामारी बहुत भयंकर थी, बिल्कुल निश्चित। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार को महामारी की आड़ में बहुत चीजें छुपाने का प्रयत्न हो गया है। तो पहला बिंदु मेरा ये है कि सब जानते हैं कि 2016 की एक साल की सिर्फ 8.25% ग्रोथ रेट, 2019 और महामारी वास्तव में मार्च 20 से हुई थी, पहला केस जनवरी 20 में हुआ था। तो 2019 को क्या थी पता है आपको? 4.04%। तो ये महामारी की आड़ न लें, महामारी का बहाना न बनाएं। एक पूरा गिरावट चल रही थी आपकी जीडीपी में 4 साल पहले से, और
अभी पिछले हफ्ते आपके पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि ये 4% भी नहीं थी 2019 में। आपके जो नए सीरीज इंडेक्स हैं जीडीपी के, वो बिल्कुल विश्वसनीय नहीं है और शायद ये नेगेटिव थी या जीरो थी। देश का आम आदमी आर्थिक सर्वे के आंकड़ों के बजाय सीधे सीधे पूछ रहा है कि महंगाई कितनी कम होगी, टैक्स में कितनी छूट मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार क्या क्या निर्णय लेने वाली है। क्या कल के बजट में देश की वित्त मंत्री के पास देशवासियों के इन सभी सवालों के जवाब होंगे? कोरोना की मार है, चुनावी साल है, कैसा होगा आम बजट, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उनमें बेकाबू महंगाई पर काबू पाना, बेरोजगारी घटाकर रोजगार बढ़ाना, टैक्स पेयर को टैक्स में राहत देना, नाराज किसानों की दुगनी आय करने के वादे को पूरा करना, राजकोषीय घाटा कम करके निवेश बढ़ाना और कोरोना महामारी के साथ जीडीपी को बनाए रखना। ये सबसे बड़े चैलेंज है। साल चुनावी है, इसलिए सरकार से लोगों की उम्मीद भी हाई है। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ चुकी है। सरकार अच्छे दिन की उम्मीद कर रही है। कोरोना महामारी के झटके से उबरकर अर्थव्यवस्था एक झटके में 8% की ग्रोथ रेट हासिल कर लेगी। लेकिन आम आदमी की उम्मीद पर कितना खरा उतरेगा बजट, इसका सबको इंतजार है। इकोनॉमिक सर्वे अच्छी बातें बता रहा है। सबसे पहली बात तो यह है, अगले साल जीडीपी ग्रोथ 8 से 8.5% रहने की उम्मीद है, जो कि काफी अच्छी है, बिकॉज उससे हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने की संभावना रखते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे ऐसा है जो उत्साहित करता है और देश की इकोनॉमी की अच्छी तस्वीर हमारे सामने आ रही है। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे में यह हो रहा है क्लियर कि फिस्कल स्पेस है सरकार के पास, यानी कि सरकार के पास कुछ मौका है लोगों की यानी पब्लिक की मदद करने का। लेकिन देश की वित्त मंत्री के सामने महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक और किसानों से लेकर छोटे व्यापारियों की आय बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है। मध्यम वर्ग की बचत घायल हो चुकी है, इसलिए टैक्स में छूट वाली उम्मीद और बढ़ गई है। नौकरी पेशा मध्यम वर्ग लगभग 40% है। मौजूदा समय में टैक्स छूट की लिमिट 2.5 लाख रुपए है। ये पिछले करीब 8 सालों से नहीं बढ़ी है। आखिरी बार टैक्स छूट की लिमिट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया था। सवाल यह है कि क्या इस बार ये लिमिट 3 लाख होगी? इसके अलावा लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इनमें आयकर अधिनियम के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपए की छूट का दायरा भी बढ़ाया जाए, जिसे 2014 से नहीं बदला गया है। बजट में हम व्यापारियों के लिए छूट चाहते हैं कि आपका इनकम टैक्स में छूट हो, जीएसटी का आराम से भरा जाए। अभी क्या है, कोविड के चलते बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, महंगाई कितनी बढ़ रही है, तेल के दाम देखिए आप बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। हर आदमी नहीं मतलब उसको अफोर्ड कर सकता है ना, तो उसमें कम होना चाहिए। महंगाई की मार सब तरफ पड़ी हुई है और भयंकर मार है महंगाई की। जब हम लोग कुछ कमा ही नहीं रहे हैं तो हम खर्चा कैसे करें? देश के 5 राज्यों में चुनावों को देखते हुए इस बार बजट में महंगाई और बेरोजगारी को काबू करने वाली बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। पिछले 2 वर्षों में महंगाई भी लगातार उछाल मार रही है। खाने पीने की चीजों पर बढ़ी हुई कीमतों के कारण खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.59% और थोक महंगाई दर 13.56% पर पहुंच गई है, जो बहुत ज्यादा है।
हालांकि दिसंबर में इसमें कुछ कमी आई है, लेकिन इस दौरान महंगाई बढ़ने से लोगों के घर का बजट बुरी तरह बिगड़ा है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने के तेल और दाल, राशन के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने हर हिंदुस्तानी को दिन में तारे दिखा दिए हैं। ये मुद्दा 5 राज्यों के चुनाव में विपक्ष के लिए गोल्डन चांस बन सकता है। इसलिए सरकार से उम्मीद है कि बजट के जरिए महंगाई पर कुछ राहत वाली घोषणाएं की जा सके। हमें उम्मीद है कि ये आने वाली बजट ग्रोथ ओरिएंटेड होगी और फिक्की की तरफ से यही एक्सपेक्टेशन है कि ये 3 बकेट में यानी कि रिलीफ, रिकवरी और रिफॉर्म में इस बजट को देखा जा सकता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार विपक्ष के निशाने पर पिछले कई वर्षों से है, लेकिन कोरोना महामारी के बाद बेरोजगारी की दर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो तेजी से बढ़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक देश में बेरोजगारी दर अभी 7.9% है। इसमें शहरी बेरोजगारी दर 8.4% है और ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.2% पर है। देश के कई राज्यों में बेरोजगारी को लेकर युवा आंदोलन कर रहे हैं। चुनावी मैदान में बेरोजगारी सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। ऐसे में सरकार के सामने बेरोजगारी दर को कम करना बड़ी चुनौती है। इसके लिए वित्त मंत्री को बजट में ऐसी घोषणाएं करनी होंगी ताकि देश में रोजगार बढ़ाया जा सके। आपको अर्थव्यवस्था की ग्रोथ स्टोरी को बूस्ट देना होगा और उसके लिए हाउसिंग एक बहुत आसान, जिसको हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं, एक आसान ऑप्शन होगा और निश्चित तौर पर हाउसिंग को बूस्ट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि हाउसिंग का एडवांटेज ये है कि अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, हाउसिंग बढ़ेगा, तो स्टील से लेकर के सीमेंट से लेकर वैरायटी ऑफ अदर एक्टिविटी ये बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। चुनावी मौसम में आ रहे बजट पर किसानों का मुद्दा छाया रहने वाला है। पिछले कुछ समय से किसानों के भारी विरोध का सामना करने के बाद अब वित्त मंत्री को बजट 2022 में किसानों की आय दुगनी करने पर जोर देना होगा। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा मोदी सरकार ने किया था। 2016 में किए गए वादे को 6 साल हो गए, लेकिन किसानों की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिख पाया है। जाहिर है इस बार बजट में किसानों की आय बढ़ाने के ऐलान होंगे। किसान की जो आय बढ़ाने के लिए कुछ ठोस उपाय किए जाएं, जिससे कि जो फार्मिंग है या डेयरी फार्मिंग है या मत्स्य पालन है, पोल्ट्री फार्म है, या जो फल उगाने वाले जो किसान हैं या जो सब्जियां, जो वेजिटेबल्स उगाने वाले किसान हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाया जा सके। क्योंकि ये घोषणाएं जहां किसानों की नाराजगी दूर कर सकती हैं, वहीं दूसरी ओर किसानों की आय बढ़ाने में भी मददगार होंगी। कुल मिलाकर कल का सूरज देश के लोगों की उम्मीद को कितना रोशन करने वाला है, ये वित्त मंत्री के बजट भाषण से तय हो जाएगा। इसलिए थोड़े से इंतजार के साथ अपनी उम्मीद को बनाए रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की हुई एक और बेइज्जती का अपडेट दे देते हैं। दरअसल अमेरिका में पाकिस्तान के नए राजदूत मसूद खान की नियुक्ति होने वाली है, लेकिन इसे लेकर यह खुलासा हुआ है कि मसूद खान के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और जमात इस्लामी से बहुत गहरी दोस्ती है। इस सच के सामने आने के बाद अमेरिका के एक सांसद स्कॉट पेरी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राष्ट्रपति बाइडेन से आग्रह किया गया है कि अमेरिका में पाकिस्तान के अगले राजदूत के रूप में मसूद खान को हटाया जाए। अमेरिकी सांसद ने अपने पत्र में ये सबूत दिए हैं कि मसूद खान खुले तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर बुरहान वानी जैसे आतंकियों की तारीफ करता रहा है। अब अमेरिका में मसूद खान को हटाए जाने को लेकर व्हाइट हाउस के अधिकारी एक्टिव हो गए हैं। आज इमरान खान को ये सारी बातें सुनकर बहुत मायूसी हो रही होगी, क्योंकि उनका एक और पैंतरा फेल हो गया है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।